हाँ तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना न मृत्यु मूर्छि यमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इधर आए तो कहना ही बोले रोज कुछ कुछ बोल ही के अब शुरू करना है। इसको काट के हटा दे जब तू ऐसे बोल दी है तोरे कहल। संडे के दिन काहे ना आइला? संडे के दिन गेल हली अपन बहिन के एगो छेका में, यहाँ कौन को वहाँ है दीना चौक। तो पागल तो जन बतवा हुए ना बताएंगे। अंगूठियों पहन ले अब के खोल देली देखई तू खोल। हमरे को बहन के सगाई हो गए। यही जे दिने चक ठीक होली है वीडियो है। तो आप लोग शांत रहिए, ध्यान दीजिए। ध्यान नीरज सब निकल बाहर। आप लोग शांति से बैठिए। पिछले क्लास में मैया शांति से बैठने के लिए बोल दिए। पिछले क्लास में हमने इतिहास के चैप्टर नंबर 3 को शुरू किया था। एम आई राइट? ठीक। और एक क्लास कर लिए थे। हम बोले थे इसको खत्म करेंगे 3 क्लास में, लेकिन ये खत्म होगा 4 क्लास में। आज वाला जो टॉपिक है तो लंबा चल गया, हमको लगा कि 3 में ढेर उबाऊ हो जाएगा। 4 कर देंगे, 2 क्लास वही रहेगा कल और परसों वाला। कुछ देर सुनेंगे फिर पढ़ा देंगे, फिर कुछ देर सुनेंगे और पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके ही चलाया जाएगा। और आपको अभी जनवरी खत्म भी नहीं हुआ है और आपका तीसरा चैप्टर खत्म। एक चैप्टर और खत्म तो प्राचीन काल खत्म, यानी एक किताब खत्म। पता था फोन आएगा इसीलिए साइलेंट में रखें। चलिए इधर देखिए। तो हम लोग यहाँ पे पिछले क्लास में पढ़े थे महाभारत के बारे में। कोई हमको बताएगा महाभारत कितने दिनों तक चला था? ठीक बात। महाभारत कौन लिखा है? ठीक। महाभारत में किसके बीच युद्ध हुआ है? कौरव में सबसे महत्वपूर्ण चलिए पांडव में खाली अर्जुन में। 5 पांडव के नाम बताओ। द्रोणाचार्य, दुर्योधन उधर, इधर से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। बताइए महाभारत को कितने अध्याय में बांटा गया है? 18। पहला अध्याय, पहला अध्याय के नाम पूछ रहे हैं, क्या नाम है? आदि पर्व है। अंतिम वाला के स्वर्गारोहण पर्व है। कम से कम 2 को याद रखिए। तो ये सब पढ़ लिए हैं। अब इधर ध्यान दीजिए। अभी हम और आप लोग हलवा कम कीजिएगा, बहुत ही आवाज जाता है। ठीक ना, मिला जुला के उतने की एडिटिंग में काम चल जाए। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मैया उस टाइम के रक्त संबंध के बारे में। और आज हमने बियाह के बारे में पढ़ेंगे। आए अपन अपन सोचिए कौन कौन बियाह सके हो तो सके। इसे तूने के बियाह शादी तो होतु ना, कहीं बियाह 2 एगो के होता है। एगो अनपढ़ के, एगो जॉब वाला के। पढ़ल लिखल के विवाह नहीं होता है। उसका कारण है, हम अपना पर्सनली बता रहे हैं। हमारा अगुआ या का कर बउआ तक कि कुछ ना पढ़ल ह BA ले न करम कली का है। तू अनपढ़ रही था, नलियों साफ करके लेबरों में काम करके तू पैसा कमा लेता और बेटी के हमारे पाल लेता। पढ़ल नौकरी करबे न कर तो इनकम तो हवा ना, आ लेबर वाला काम तू करब ना, तो बेटी तो हमारे भूखे रह जाई। इले तोरा से ब्याह ना हुई, चल गए। तो ब्याह के लिए या तो आपके पास सरकारी नौकरी होना चाहिए। अब अगुआ भागा जी थे पूछू ना सके। तो चाहे तो सरकारी नौकरी होना चाहिए, लड़कों के लिए है। चाहे तो आप अनपढ़ रहिए तो शादी हो जाएगी। समझ गए? ना गुआल है हमारे अगुआ बाबुए भगा दे भग यहाँ से। एक बियाह होला है कि लड़की में वो ढेर है। चलिए इधर देखिए। तो प्राचीन भारत में सामाजिक संगठन का आधार जो है वो परिवार था। ये जो समाज बना है ये कैसे बना? परिवार से ही बना। पहले लोग एकत्रित हुए, वही प्राचीन काल में चले जाओ तो कृषि करने के लिए एक साथ हुए, कबीले में बसे, परिवार बना, परिवार से कबीला बना, कबीला से
गांव शहर सब बना और समाज संस्कृति सभ्यता इन सब का जन्म हुआ। ठीक, तो सामाजिक संगठन का जो आधार है वो क्या है? परिवार। बिना परिवार के समाज नहीं हो सकता है। ठीक, और प्राचीन काल में देखिए तो परिवार जो है वो संयुक्त होते थे, यानी एक साथ रहने वाले। और जब परिवार एक साथ रहता है तो बड़ा होगा कि छोटा? बड़ा। पूरा सब सगा संबंधी चचेरा मचेरा फफेरा सब मिला के एक ही साथ रहता था, बड़ा बड़ा खानदान चल रहा है। ठीक, आजकल तो हम लोग एकल परिवार वाला हो गए हैं, छोटे से परिवार में रहते हैं, लेकिन पहले संयुक्त परिवार होता था। ठीक, ऋग वैदिक काल में कबीलाई व्यवस्था में परिवार रक्त संबंध और कौटुंबिकता के आधार पर गठित था। अगर हम लोग चले ऋग वैदिक काल में तो सिंधु सभ्यता खत्म हो गई थी। वैदिक काल में फिर से ग्रामीण जीवन शुरू हुआ, फिर से नया संस्कृति नया सभ्यता का विकास हो रहा था। और उस टाइम का जो परिवार था, पहले तो वो लोग कबीले में बसे। ठीक, और कबीले में परिवार जो था वो कैसे था? रक्त संबंध। अभी भी हम लोग देखिए सनातन धर्म में तो क्या चलता है? रक्त संबंध, खून का रिश्ता। ई हम मेरा लगता है, वो हम फुफेरा लगता है, वो हम फुफेरा के चचेरा भाई लगता है। तो ये जो खून का रिश्ता है वही चलता है। तो हमारा जो समाज शुरू हुआ वो किससे? रक्त संबंध पर, चचेरा फुफेरा ममेरा ऐसे करके ये परिवार शुरू हुआ। उसके बाद एक चीज और था, कौटुंबिकता। जैसे ये हमारी बहन है तो हमारी खून हो गई। ठीक, इसकी तो शादी हो जाएगी, चली जाएगी ये कहीं और। ठीक, तो वहां पे तो इसका भी एक वंशज रहेगा, इसका जो बेटा बेटी होगा तो उससे भी मेरा संबंध रहेगा। और वो किस में आएगा? ई वाला में, पाहुन होथिन, कुटुम आयल हथिन, कुटुम आयल हथिन दुआरी पर। ठीक, तो कौटुंबिकता और रक्त संबंध। हमारे पास दो ही परिवार है। आपके घर में जो रिलेटिव आते हैं वो दो एगो होगा, या तो आपका रक्त संबंधी होगा यानी आपका खून होगा, या फिर वो आपका कुटुंब होगा, रिश्तेदार होगा। एक आता है जो न तो रिश्तेदार होता है और न तो वो रक्त वाला होता है, वो होता है दोस्त। ठीक, वही एक ऐसा है जी, दोनों में से कोई भी नहीं होता है, सबसे जिगरी होता है। नहीं तो बाकी जितने भी आपके घर में आते हैं या तो यहाँ से आते होंगे या तो यहाँ से, तो इसी पे आधारित था। अब जो कबीला होता था, कबीला में रहते थे कई सारे विष, जिसको कहा जाता है कुल, या इसी को हम कहते हैं यहाँ पे जाति। समझो इसको, जैसे तो गांव है तो तुम अपने गांव को कबीला मान लो। तो कबीला में कई सारे कुल रहते हैं, मतलब अलग अलग जाति के लोग। ठीक, 10 गो 50 गो उस जाति के, 10 गो 50 गो उस जाति के, ऐसे करके रहते हैं। हाँ, आप ओला में एक कल है तो ठीक है, हाँ आपका भी एक कल है, मान लेते हैं। तो कोई एक खास जाति का कबीला है कि नहीं है? है कि नहीं है? हमको बस इतना जानना है। तो कबीला में 20 यानी कुल होते थे। कुछ कबीले में अनेक कुल यानी अनेक जाति के लोग होते थे, कुछ कबीले में एक ही जाति के हो सकते हैं। तो ऐसे करके ऋग वैदिक काल में लोग रहते थे। और जो कबीला था वो पितृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक यानी माता का महत्व ज्यादा था। लेकिन आप ऋग वैदिक काल में आइए तो यहाँ पे किसका महत्व ज्यादा है? पिता के। और वो परंपरा आज भी कायम है। आज भी हमारे घर में किसका महत्व ज्यादा है? कहीं भर सत्ता तो पूरा मम्मी ले ले हाथ में, लेकिन समाज क्या माना जाता है? पितृसत्तात्मक माना जाता है, यानी पिता का ही वर्चस्व है, पुरुष का ही समाज में वर्चस्व है, उसी का कहा हुआ होता है। महिलाओं का सम्मान है लेकिन उतना अधिकार नहीं है। ठीक, तो ये समझ गई। और यहाँ पे जो मालिक है, परिवार का जो मालिक होगा कौन? तो जो उस घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है वही होता था घर के मालिक, मुखिया। ठीक, उसको एक नाम भी है, आते होकर नाम पर। कुलप कहीं लिखा हुआ है? न मिल रहा। अच्छा, मिलेगा, दमधर कुलप। ठीक, तो देखो ऋग वैदिक समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक यानी पिता का या कहो कि पुरुष का महत्व ज्यादा था, महिलाओं का सम्मान था लेकिन उतना अधिकार नहीं था। महिलाओं की स्थिति में उसको हम पढ़ेंगे। उसमें जो परिवार का मुखिया होगा, जो मालिक होगा, वो घर का सबसे बुजुर्ग, और जब वो मर जाएगा तो घर का जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही उसका मालिक होगा, मुखिया होगा। और उसको कहते थे हम लोग कुलप। मुखिया को क्या कहते थे? कुलप कहा जाता था। तो ये ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछ सकता है कि परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो कुलप। कुलप का मतलब क्या होता है? तो कुलप का मतलब होता है कुल की
रक्षा करने वाला। जो कुलप बनता था, जो घर के मुखिया बनता था या आज भी जो बनता है, उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेवारी होती है। पूरे घर को संभाल के ले चलना होता है, उसको टूटने से बचाना होता है। परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना होता है, उसकी पूर्ति करनी होती है। तो ये सब ड्यूटी था किसका? कुलप का। इसीलिए इसका अर्थ होता है कुल की रक्षा करने वाला। ठीक, अब देखिए, परिवार में पुरुष प्रधान थे, लेकिन हम बता दें कि स्त्रियों का भी सम्मान था। परिवार पितृसत्तात्मक के साथ सीमित स्तर पर मातृसत्तात्मक भी था। यानी सबसे ज्यादा तो था पितृसत्तात्मक, पिता के महत्व था, लेकिन कुछ जगहों पे आपको माता के भी मिलेगा। जैसे तुम महाभारत पढ़ो, तब महाभारत में कहा जाता है कुंती पुत्र कहा जाता है। क्यों कहा गया कुंती पुत्र? यानी कि उस टाइम पे इस आधार में हम ये कह सकते हैं, कुंती पुत्र कहने का मतलब है कि समाज में महिलाओं का सम्मान था। तभी तो बेटा के नाम किससे जोड़ा गया है? माँ से। ठीक, हाँ, गौतमी पुत्र सातकर्णी, आ जाइए, नाम जोड़ा गया है। गौतमी कौन है? तो उनकी माँ है सातकर्णी के। तो कहीं ना कहीं माता का भी सम्मान था, लेकिन पुरुष जितना नहीं था। सम्मान था लेकिन उतना अधिकार नहीं था। पुत्रों के नाम के आगे माँ के नाम भी होता था। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक। इस उपनिषद में कुंती के पुत्र का नाम क्या रखा गया है? कौन्तेय कहा गया है। कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र, पांचों पांडव। समझ गए? गौतमी के पुत्र के नाम पर गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये जो दो आपको एग्जाम्पल मिल रहे हैं, इसमें है बेटा, लेकिन आगे बाप के नाम की जगह किसका नाम है? माँ के। यानी माँ का सम्मान था। इसका मतलब महिला के भी सम्मान था। कोई यहाँ तक में दिक्कत? और आगे चलिए। मुख्य रूप से तो जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, पिता ही मुख्य है, और वंश भी वैसे ही चलता था। अगर मान लीजिए इसके अनुसार पितृवंशिकता, यानी जो पुरुष प्रधान है समाज में, उसके अनुसार अगर मान लो पिता मर गया तो अगला वारिस कौन होगा? उसका जो बड़ा बेटा होगा वही मालिक होगा। समझ गए? वही पूरे घर के पूरे धन का अधिकारी होगा, उत्तराधिकारी। या अगर कोई राजा है और मर गया तो उसका जो बड़ा बेटा होगा वही उस राज्य का प्रधान होगा, राजा बनेगा। ये है पितृवंशिकता। समझ गए? इस बात को जो हमारे कौटिल्य हैं, चाणक्य, उन्होंने अर्थशास्त्र में और बाकी के जो भी हमारे धर्मशास्त्र है उसमें भी बताया गया है, और इसी को सही माना गया है। कौटिल्य भी इस बात का एथी करते हैं, समर्थन करते हैं कि नहीं, अगर पिता मर गया है तो उसके जगह कौन उसका अधिकारी होगा? उसका बड़ा बेटा। राजा मर गया है तो उसका जो बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा। और हमारे धर्मशास्त्र भी यही कहते हैं। और हिंदू समाज में देखो तो ये चीज़ देखने को तुमको मिल जाएगा। ये परंपरा होता है कि बड़ के बात आगे होता है, कि वो हमारे बड़े भैया हैं, जो वो कहेंगे वही होगा। वो हमारे पिता हैं, जो कहेंगे वही होगा। जो इस बात को मानता है उसको एक संस्कारी व्यक्ति माना जाता है। मैंने तो आजकल तो ऐसा हो गया कि बापे का मार के गोड़ हाथ सब तोड़ तार के बराबर कर दे रहा है, तो उसको कुसंस्कारी कहा जाता है, कुपुत्र कहा जाता है। जो पिता के माता के मारता है वो सुपुत्र हो जाता है। जो अपने माता पिता को मार रहा है या अपने बड़ों का अपमान कर रहा है उसको कुसंस्कारी कुपुत्र माना जाता है। और वो चीज कहाँ से आया है? यहीं से, क्योंकि ये परंपरा एक हमारी चलते आ रही है। समझ गए? आप अगर चाहें तो इन चीजों को गांधी जी वाला से जोड़ते रहिए। हमारा सभ्यता संस्कृति पढ़ रहे हैं, ठीक, जो हमारे यहाँ था, हाँ, सिविलाइजेशन वाला में जोड़ के अपना कर सकते हैं। आगे देखो, मान लो राजा मर गया और उसका जो बेटा है वो या तो कम उम्र के है या तो वो है नहीं है। जैसे हम राजा हैं, हम मर गए, हमारा कोई बाल बुतरू न है, तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो मेरा जो बड़ा या छोटा भाई जो भी होगा वो बनेगा उसका उत्तराधिकारी। जाहिर सी बात है, अगर हम मरे हैं तो हमारा जो बड़ा भाई है तो रहेगा नहीं। समझो इसको। हमारे पिताजी हैं, पिताजी के जाने के बाद हम बने हैं, इसका मतलब मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था। हम भी मर गए और हमारा बेटा नहीं है तब मेरा छोटा भाई बनेगा। या मान लो हमारा बड़ा भाई अयोग्य था, पागल था या कोई कुछ भी था और हमको बना दिया गया, हम मर गए, तो कौन बनेगा? बड़ा भाई बनेगा। जैसे धृतराष्ट्र बना था, बड़ा कौन था?
धृतराष्ट्र बनना किसको था राजा, लेकिन वो अंधा था, तो किसको बनाया गया, पांडव को या पांडे जो भी कहो, ठीक। अब वो मर गए तो उनका पुत्र था, लेकिन कहाँ था, अल्पवयस्क, वो बड़ा नहीं था, वो सत्ता को संभाल नहीं सकता था। तो ऐसे में राजा कौन बना, पांडव का जो बड़ा भाई है धृतराष्ट्र, वही राजा बना था। तो नियम था कि अगर राजा का पुत्र नहीं है या वो कम उम्र के है, तो जो राजा के भाई है वही गद्दी पर बैठेगा, वही उसका उत्तराधिकारी बनेगा। आज भी ये चीज दिख सकता है तुमको समाज में। उसके बाद कई बार महिलाएं भी सत्ता संभालती थी, महारानी नहीं बनती थी लेकिन सत्ता को संभालती थी। इसके लिए आप चले जाइए बाहुबली फिल्म में, जी सर, शिवगामिनी देवी क्या कर रही है, सत्ता संभाल रही है। पति उसका शराबी अय्याश है, जो राजा बनने योग्य था उसमें भी वही कहानी है। राजा बनना था भल्लाल देव के बाबू के, जेकर हाथवा खराब रहता है उसको, अब बन जाता है दूसरा कोई, उसका छोटा भाई। क्यों, क्योंकि वो अयोग्य था। अब मर गया वो, कोई नहीं है, तो जब कोई नहीं था तो बनाया गया शिवगामिनी देवी। बनी नहीं, सत्ता को संभाली। कभी वो गद्दी पर बैठी थी, जो मेन राजा के जो सिंहासन था फिल्म में, कभी भी उस सिंहासन पर उसको बैठे हुए देखी हो, वो नीचे बैठती थी और कह दी कि दोनों बेटा में से जो नियोग बनेगा उसी को हम राजा बनाएंगे, ठीक। तो वो एक आप साक्ष्य के रूप में ले सकते हैं। वो इसी चीज को दिखाया गया है कि अगर मान लो कोई विशेष परिस्थिति आ गया कि भाई भी ना है, बेटा भी नहीं है, तो वैसा टाइम में सत्ता कौन संभाले, तो वैसे टाइम में संभालती थी महिलाएं। इसका एक उदाहरण है, आप लोग पिछले चैप्टर में इनके बारे में पढ़े हैं, प्रभावती गुप्त, अग्रहार, चनाल स्वामी, याद है। तो ये दान क्यों दी, महारानी थी ना, कहाँ की, वका टकिका नाम के जगह है। अब इसके बारे में जानो ही है कौन, हम बोले थे कि बाद में बताएंगे, आ गया। प्रभावती गुप्त है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आप जानते हैं, पिछले चैप्टर में हम पढ़ाए हैं, ठीक। विक्रमादित्य याद है, शकों को हरा करके लिया था उपाधि, तो उसी की पुत्री थी कौन, प्रभावती गुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह करवाया, किससे, तो एक राजा था जिसका नाम था रुद्रसेन। कहाँ के राजा था, वाकाटक नाम के साम्राज्य के राजा है, कौन है, रुद्रसेन। रुद्रसेन से विवाह करवा दिया और रुद्रसेन बेचारा मर गया। तो सत्ता को कौन संभाली, प्रभावती गुप्त। लेकिन ये संरक्षिका थी, महारानी नहीं बनी, सत्ता पे बैठी नहीं, बस उसका संरक्षण की, उसको बचा के रखी। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि अगर वैसी परिस्थिति आ जाती थी तो महिलाएं भी सत्ता को संभालती थी, नहीं तो मुख्य रूप से कौन संभालेगा, पुरुष संभालता था, विशेष परिस्थिति में महिलाएं भी, ठीक। अब आइए बियाह पर, कहिया होई, पंडित जी बताई न बियाह कब होई, इल्म के नाम है, पंडित जी बताई न बियाह कब होई। तो उहे में गनमा है कि आम लीची मुजराए दो, लगन के दिन चरचराए दो। पंडित जी कहती हम ही गए, जब तुनी पुरान का फिल्म देख लें। अब देखिए कि विवाह आया कहाँ से, कैसे आया चीज, हमारा पूरा संपत्ति है, तो हमारी संपत्ति कौन भोगे, पुत्र कैसे होगा, विवाह करना होगा। कोई भी तो जाके ऐसे हम बेटा उठा के ना लेके आ सकते हैं, तो उसी लिए क्या आया यहाँ पे विवाह। अभी मैं यही में ढेर चीज पढ़ना है, हमको पढ़ाना पड़ेगा, बियाह कैसन कैसन होगा हाले, ठीक ना, तो जो भी है पढ़ना पड़ेगा। तो ये पितृवंशिकता आगे बढ़े, पिता का वंशज इसका पुत्र बने, इसीलिए क्या आया समाज में, विवाह आया। और विवाह हमारे 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है, ठीक। यही से हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह ऐसे होता था एकात्मक, यानी एक पुरुष और एक महिला का विवाह। आगे चल के हो गया एक से अधिक वाला बहु विवाह, यानी एक पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह कर सकता है। शुरू में कैसे था, एकात्मक था, एक पुरुष एक ही महिला से विवाह करता था, और उसके पास संपत्ति पूरा हो गया तो धीरे धीरे बहु विवाह का भी प्रचलन शुरू हो गया। पहले बाल विवाह नहीं था, लेकिन धन संपत्ति सब चीजों के कारण से यहाँ पे बाल विवाह का भी प्रचलन शुरू। समझ में आ रहा है विवाह कैसे शुरू हुआ है, अपने संपत्ति के उत्तराधिकारी के लिए ब्याह किए,
ठीक, पहले एक गो बिया होता था, फिर लगा कि हम तो 4 गो के संभाल सका ही तो 4 गो कर लिए, 40 गो संभाल सकते हैं तो 40 गो कर लिए। अब का 100 गो पुत्र जो वाली एक गो से हो जाते कर ले 50 गो 100 गो बिया हो गई 100 गो पुत्र। ठीक, तो यहाँ पे बहु विवाह भी आ गया, बाल विवाह भी आ गया। ठीक, अब विवाह में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आज भी वो इंपॉर्टेंट है हिंदुओं में, गोत्र। ना का नाम सुन ले, गोत्र कह रहे हैं, जाति तो उसके बाद में आता है, गोत्र नहीं जानती है, आप ही बताते, काहे टेंशन ले रही है। देखो ऐसा माना गया है ना सनातन धर्म में कि हम जितने भी लोग हैं उसकी उत्पत्ति, उनका जन्म किसी ऋषि मुनि से हुआ है। गोत्र मतलब होता है पूर्वज, तो कि हमारा उत्पत्ति जो है वो किसी ऋषि मुनि से हुआ है। 8 ऋषि मुनि आते हैं। ठीक, जगह में से 2-4 को हम तुमको भी यहाँ पे बताएंगे। तो 8 ऋषि मुनि से ही पूरे सनातन में जितने भी लोग हैं उनका उत्पत्ति माना जाता है। तो इसमें नियम था कि एक गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं करेंगे। जैसे मान लो मेरा गोत्र है कश्यप और तुम्हारा में से, या मान लो जिससे हमारी शादी हो रही है उसका गोत्र है कश्यप, तो हमने दोनों के विवाह नहीं होगा। पूछो क्यों नहीं होगा? वो भी कश्यप गोत्र से, हम ही कश्यप गोत्र से, यानी हम दोनों के पूर्वज एक ही थे। तो रिश्ता में चाहे तो फुआ भतीजा लगेंगे, चाहे भाई बहन लगेंगे। तब फुआ भतीजा तो कर नहीं सकते हैं, रक्त संबंध होला में आ जाएंगे, भाई बहन में नहीं कर सकते हैं, तो एक ही गोत्र में विवाह नहीं होगा। ये सब कुछ खास चीज था। तो देखो गोत्र का होता है, गोत्र के अनुसार माना गया है कि हमनी के जितने भी समुदाय हैं, जितने भी समूह हैं, जितने भी जाति जो भी है, उसका उत्पत्ति कहीं ना कहीं किसी वैदिक ऋषि से हुआ है। वो ऋषि हैं 8। ठीक, और उन्हीं के नाम पर गोत्र बनाया गया है ताकि ये पहचान हो जाए कि हम फलाने ऋषि के ही वंशज हैं और जो सामने वाला है वो भी उसी ऋषि मुनि का वंशज है, और वो वैवाहिक संबंध न बने, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, एक के घर में ब्याह हो जाएगा। समझ गई? ये क्लियर हो रहा है ना? अच्छा बताओ, दादा के क्या नाम है? हैं? परदादा के नाम याद है? परदादा के परदादा, परदादा के परदादा के नाम याद है? क्या नाम था? ठीक, छकौली महतो। अब याद करो यहाँ से, छकौली महतो के कहाँ कहाँ वंशज है तुमको पता है? नहीं पता है? कल के लिए तुम्हारी या तुम्हारे भाई की शादी ठीक हो और पता चल जाए कि छकौली महतो के ही वंशज हैं और तुम भी उन्हीं का हो, तो क्या वो विवाह होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम दोनों के पूर्वज एक ही हैं, तुम्हारे परदादा या छरदादा एक ही है। तो रिश्ते में या तो भाई बहन हो गए या फुआ भतीजा हो गए, ये दोनों में से कोई एक रिश्ता लग जाएगा। और हम ये हिंदू धर्म में इस रिश्ते में विवाह नहीं करते हैं, तो होगा। अब इसको तुम लेके चल जाओ 2-3 हजार साल पीछे, अब वहां सुनकर कितना वंशज है का इसका अनुमान लगा सकती हो? नहीं लगा सकती हो। तो हो सकता है कि तोरा अपने घर में बिया हो जाए, उनका वंशज चलते हुए आया होगा ना। जैसे तो परदादा के 2 बेटा होगा, फिर उनका 2 होकर इसी से बंटित बड़ा हो गया। तो 3000 पीछे जाओ तो 3000 साल, अब सोचो कितना बड़ा परिवार तुम्हारा हो गया होगा। तो वो मैचिंग ना हो, एक ही परिवार में हमारा विवाह ना हो, इसीलिए वो गोत्र रखते हैं, उससे पहचान लेते हैं क्या हाँ ये तो हमारा पूर्वज है। तो कैसे पहचानेंगे अगला आदमी के कि छकौली महतो के ही पूर्वज में से है? नाम बताएगा तब ना, अगर नाम ही ना बताए तो तुम्हें घर में विवाह हो जाएगा। तो गोत्र में वही रखा गया कि एकदम जड़िए पकड़ लो वहीं, अगर वहां मैच किया तो कहीं ना कहीं दूर से, चाहे कितनों दूर है तू हमार रिश्तेदार अपने घर के, इलल तोरा से बियाह नहीं करेंगे। मान लो पहले जड़ यहाँ पे है, यहाँ से ऐसे ऐसे टहनी निकली चल गया, चल गया परिवार में, इसी ना टहनी निकली चल जाता है टूटी थे। यहाँ पे एक परिवार है, एक परिवार यहाँ पे है, ये दोनों मिला यहाँ बियाह करने के लिए अपना बेटा और बेटी के। तो इसका पूछेगा गोत्र, गोत्र मतलब तुम्हारे पूर्वज जो पहला थे, तो ये कहेगा कि कश्यप। तो ये कहे करे तो हमरो कश्यपे है, यानी कहीं ना कहीं अगर जड़ी पकड़ते 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 इधर जाओ, इधर से जड़ी पकड़ते पकड़ते इधर आओ, तो दोनों के पूर्वज एक ही हैं, एक ही घर के दोनों व्यक्ति है। खाली परिवार बड़ा होते गया और ये लोग एक दूसरे से
अलग हो गए थे, तो क्या ये दोनों एक ही घर में ब्याह करेंगे अपने घर में? तो यही होता है गोत्र। अब गोत्र समझ में आया क्या होता है? ठीक, तो ये गोत्र था। गोत्र में कुछ हम तुमको बता देते हैं। जैसे देखो, जिन लोगों की उत्पत्ति कश्यप ऋषि से मानी जाती है उनको कहा जाता है कश्यप गोत्र। अगर मान लो तुम्हारा भी गोत्र कश्यप है और मेरा भी गोत्र कश्यप है, भले तो जाति कुछ है, हमारी जाति कुछ और है, लेकिन अगर हम दोनों का गोत्र एक है, यानी हम दोनों के पूर्वज एक ही थे। बस तुम्हारे वाले जो सखा हैं, जो तुम्हारे दादा परदादा, वो काम कुछ और अपनाए, उस वजह से उनका अलग जाति बन गया। हमारे दादा परदादा दूसरा काम अपना लिए, उसके वजह से उनका जाति अलग बन गया, लेकिन हमारे पूर्वज दोनों के एक ही हैं। समझ गई? क्लियर हुआ? अगर कोई मान लीजिए वशिष्ठ कह रहा है, तो वशिष्ठ गोत्र में कौन ऋषि से? वशिष्ठ ऋषि से, और दोनों एक ही हो जाएगा। इसकी एक विशेषता क्या थी कि हम एक ही गोत्र में विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सगा संबंधी हैं, एक ही घर के व्यक्ति हैं, और हम लोग अपने घर में विवाह नहीं करते हैं। दूसरा चीज, अगर मान लो मेरा विवाह हुआ जिस लड़की से, लड़की मान लो वशिष्ठ गोत्र के है, हम कश्यप गोत्र के हैं, तो हम दोनों एक नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं। हम दोनों के विवाह हो जाएगा, और विवाह होने के बाद हम पत्नी हो जाएगी कश्यप गोत्र के, उसको मेरा वाला गोत्र अपनाना पड़ेगा। समझ गई? पहले से वो थी वशिष्ठ गोत्र में, लेकिन जैसे ही उसका विवाह हुआ हमसे, वो किस गोत्र में आ गई? कश्यप गोत्र में। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मान लो हम जिस कास्ट के हैं, हम विवाह किसी दूसरे कास्ट में कर लें, जैसे ही उसका विवाह होगा वो किस कास्ट की हो जाएगी? मेरे कास्ट के। उस पर ठप्पा लग जाए कि अब ये इसी कास्ट की हो गई। मेरा जो वंशज होगा किस कास्ट का होगा? मेरा वाला ठप्पा लगेगा, मम्मी वाला ठप्पा नहीं लगेगा, उसी गोत्र में होता है। बस एगो है सतवाहन वंश, वो सब अपन पीते वाला गोत्र रखती थी। समझ गई? क्लियर हो रहा है ये? हाँ, कौन चीज क्लियर हो रहा है? हाँ, अगर लड़की मान लो सतवाहन वंश में, लड़की वशिष्ठ गोत्र से, वशिष्ठ गोत्र से, और लड़का कश्यप गोत्र से, तो लड़की अपन ये वाला गोत्र रखेगी। खाली सतवाहन वंश में था, नहीं बदलती थी। बाकी कोई भी वंश में चले जाओ, कोई भी राजा को देखो, तो नियम यही था कि अगर इन दोनों में विवाह हुआ है, लड़की इस गोत्र के है, लड़का इसमें, तो लड़की यहाँ के हो जाएगी। अगर लड़की यहाँ है, लड़का यहाँ के है, तो लड़की के अब गोत्र ब्याह के बाद ई वाला हो जाएगा। समझ गई? यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो उसी में, इसी को कहते हैं बहिर्विवाह। जब अपने गोत्र से बाहर विवाह करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? बहिर्विवाह। ठीक, बहिर्विवाह। सवाल पूछता है बहिर्विवाह क्या है, तो बताना कि जब अपने गोत्र से बाहर किसी दूसरे गोत्र में वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता है तो उसे हम बहिर्विवाह कहते हैं। और अपने गोत्र में ही कर लेवे तब सुगोत्र विवाह होता है, जो कि मान्य नहीं था, ये प्रतिबंधित है। आप अपने ही वंशज में, अपने ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं, आपको बाहिर विवाह करना होगा किसी दूसरे गोत्र में। तो सब्जेक्टिव आपको यहाँ से ये याद रखना है। आज देखना कैसन कैसन विवाह हो। तो एक होता है अनुलोम, एक होता है प्रतिलोम। MVVI क्वेश्चन, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। समझो इसमें काची है। जैसे मान लो हम उच्च कास्ट के हैं, हम हैं ब्राह्मण, और ब्याह कर ले किसी वैश्य या शूद्र से, तो ये कहलाएगा अनुलोम विवाह। अब हम ब्राह्मण है तो हमारी बहन कौची है, और वो ब्याह कर ली किसी वैश्य या शूद्र से, तो वो क्या कहलाएगा? दोनों में अंतर समझ में आया? एक ऊंचे वर्ण का पुरुष जब निम्न वर्ण की महिला से विवाह करता था तो उसको हम कहते थे अनुलोम, और जब एक उच्च वर्ण की महिला किसी नीचे वर्ण की पुरुष से विवाह करता था तो उसको कहते थे प्रतिलोम। इन दोनों में अंतर समझ में आया? समझ में है जी? बाकी के जी अलो अनुलोम प्रतिलोम है, कौन चीज समझ में लो? नहीं भाई हो, हाँ तो समाज कौन जाति से है? ब्रांड से। हाँ, देखो जैसे ये लड़की है तो एक ई हो गई ई, ठीक, एक बाल बाल बना दी क्या है, हिप्पी बाल। आई हो गई एक भाई, ठीक। यहाँ दो गो और व्यक्ति है, ये हो गई ई, आई हो गई ई। अब भाई है बहनी उसे ना लेना देना है। ये दोनों अब ऐसे समझो, हम वर्ण में नहीं कास्ट में समझा रहे हैं। मान लो है ये ब्रांड जाति, ठीक। मान लो ये है
ठीक। अब देखो इधर, ये ऊपर वाला कास्ट माना जाता है, ये इससे नीचे माना जाता है। ये लड़की है, ये अगर विवाह करती है इससे जाके तो यहाँ के उच्च कुल के पुरुष हो गया और नीच कुल के महिला, माने नीच जाति में। तो जब उच्च जाति के पुरुष हो और नीची जाति की महिला तो अनुलोम विवाह हो गया। और जब इस अरे मोटा दिमाग, हाँ अब ऐसे समझ, तूने कैसे समझ, अब ये वहाँ छोड़। अब एकदम एक लाइन में याद रखिए, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन समझाने के लिए हम नाम ले रहे हैं। एक डोम जाति होता है या मुसहर जाति होता है, इसको नीचे में माना जाता है, ठीक, समाज में माना जाता है, संविधान हमारा ये नहीं मानता है। तो हम सिर्फ समझाने के लिए तुमको बता रहे हैं। हम किस जाति से हैं? ठीक, मान लो हम यादव जाति से हैं। हम अगर किसी मुसहर जाति की लड़की से विवाह कर लिए तो अनुलोम, और अगर हम बहन कर ली बस इतने समझना है तुमको। लेकिन हम नहीं चाह रहे थे सब नाम लेना, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था तो नाम लेना पड़ा। आप ऐसे ही याद रखिएगा कि हम अगर ब्याह कर लिए भैया लोग, कि अगर हम नीचे जाति में ब्याह कर लिए तब प्रतिलोम तू कर रही है, तू लड़की है, और तोर भाईवा कर लेगा तो अनुलोम प्रतिलोम में भुलायल है। तू अगर अपने से नीचे जात वाले में ब्याह की तो प्रतिलोम, और तोर भाई किया तो अनुलोम, बस इतने। और उसी का परिभाषा बना देना है कि अगर कोई पुरुष किसी नीच कुल की महिला से या नीच वर्ण की महिला से विवाह करता है तो उसको हम अनुलोम कहते हैं। फिर अपना पढ़ो, अगर कोई महिला किसी नीच कुल के या वर्ण के पुरुष से विवाह करता है तो उसको कहते हैं, बस अपने पर याद रखना है। बढ़िया एग्जाम्पल बना के, अपना भाई के वो कहल तो अनुलोम, हम कहली तो प्रतिलोम, इतने। भाई कहल तो हम कहली तो हम कहली। अब देखिए आश्रम व्यवस्था क्या था। ऐसा माना गया है कि हम लोग के मनुष्य का जीवन कितने साल का होता है? कहा है ना कि 100 साल जी हाँ। तो हमारे धर्म शास्त्रों में एक मनुष्य का जीवन 100 साल माना गया है। 100 साल को 25 करके 4 भाग में बांट दिया गया है। इसी को हम कहते हैं आश्रम व्यवस्था। पहला होता है तुम्हारा मैया ब्रह्मचर्य। जन्म से लेकर के ये 25 साल 20 साल 18 साल जो भी तुम्हारा उम्र है, जब तक तुम्हारा विवाह न हो जाए तब तक तुम कौन से हो? ब्रह्मचर्य, ठीक। उसके बाद जैसे ही आपका विवाह हुआ आप कहाँ चल गए? गृहस्थ में। आपको इसमें रहना है खूब तो 50 साल तक, छोड़ देना। उसके बाद आपको अपना घर छोड़ देना है और चले जाइए आप वन में। तो हो गया तुमको वानप्रस्थ। अब 25 साल आप वन में रहिए, सीखिए, ज्ञान लीजिए, और उसके बाद बाकी के 25 साल आप बन जाइए पूरे तरह से सन्यासी। एकदम सन्यास भक्ति में लीन होकर के ईश्वर में ध्यान लगाइए। 4 भाग में बांट गया। पहला में एकदम ब्रह्मचर्य रह के ज्ञान अर्जित करो, पढ़ो लिखो सब करो, ठीक। हाँ मैया हम क्रॉस कर गेली, अब हमरा ई में घुसे ला खोजा हल, ठीक। तो अब इसमें घुसते 25 साल लेने रहते, 50 साल में तो निपटिए जाए, मैंने वाला के ड्यूटी न है। उसके बाद बन जाइए, वन वाला जीवन जिए एकदम वनवास वाला, फिर सन्यासी बन जाइए। यही था हमारा क्या? आश्रम व्यवस्था। तो अगर पूछे आश्रम व्यवस्था क्या था तो बता देना कि एक व्यक्ति की अनुमानित आयु 100 वर्ष मान करके उसे 4 बराबर भागों में बांट गया, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास था। और इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? आश्रम व्यवस्था कहते हैं। हम मनुष्य को ये 4 जीवन जीना चाहिए। विवाह से पहले ब्रह्मचर्य होना चाहिए, ऑल गर्ल्स एंड ब्रदर इज माई ब्रदर एंड सिस्टर, कुछ हुआ है, बॉयज एंड गर्ल एगो के छोड़ के, ठीक। उसके बाद आपका विवाह होगा, आपकी पूरी दुनिया वही होनी चाहिए, ठीक। फिर उसको भी त्याग दीजिए, बाल बुतरू का ब्याह करवा दीजिए। 25 साल को हो जाएगा, जब आप 50 को होइएगा तो आपका बाल बुतरू हुआ तो उसका विवाह शादी करवा दीजिए। विवाह शादी करवा के आप अपना वन चले जाइए। हाँ तो ब्याह कर जिम्मेवारी से मुक्त होकर जाना, ये ना कि बाल बच्चा के कुमारे छोड़ देली, बेटी के चल गई। सबकी शादी विवाह करवा दीजिए। हाँ एकदम सब जिम्मेवारी से मुक्त होकर के आराम से विदा लीजिए वन में। 20-25 साल वन में रहिए,
घूमिए फिरिए, वहीं पे जो मिलिए खाइए पिए और फिर हो जाइए पूर्णतः सन्यासी। समझ गई। अब आप बियाह के प्रकार और ढूंढिए तूनी के कौन वाला बियाह हो तो। हो मैया एकरे तो हमने सब के इंतजार है। अंगुरी पर तोरा नहीं इंतजार हुआ ना, कौन कह देत कि हमारा बियाह के अपन इंतजार ना है, सबके इंतजार है। लेकर पहुंच जाए टिप्स को ऐसे मिठाई काटता ना हाल का कि ठलाली लग जाए, तुम्हें मिलने सर आ जाए बात के ले हाथ। अब पूरा मिठाई खाना है तो ऐसे होना चाहिए। बॉकेट इधर देखिए, तो हमने के धर्म सूत्र या जो धर्म शास्त्र है उसमें विवाह के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। एक है तुमको बौधायन धर्म सूत्र और उससे भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा मनुस्मृति। इन दोनों शास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। पीछे चैप्टर में ना पढ़े हैं मनुस्मृति के बारे में, मनु लिखे हैं। तो देखिए मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, जिसमें से 4 गो विवाह को सही माना गया है और 4 गो विवाह को गलत। 4 सही और 4 गलत है। तो चलिए हम पहले सुन उसको पढ़ लेते हैं जो एकदम सही है। सबसे बढ़िया जो उत्तम क्वालिटी के जो विवाह होता है वो होता है ब्रह्म विवाह, जो कि आजकल किसी का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बता रहे हैं। इसका नियम क्या है, इसमें जो पिता होता है, लड़की के पिता, वो एक सिलवान वेदों के अनुसार पूरा आचरण करने वाला, एक ब्रह्मचर्य जीवन जीने वाले लड़के को आमंत्रित करता है विवाह के लिए, यानी उसके यहाँ रिश्ता के लिए जाता है और पूरा विधि विधान पूर्वक वो अपनी कन्या को तैयार करके पूरा जो भी गहना गुड़िया है पहना करके और उसके साथ विवाह करके उसको विदा करता है। अब बताओ आज के कई गो लड़का वेद पढ़े वाला है, कई गो वेद के आचरण पर चले वाला है, आ कई गो ब्रह्मचर्य है ये नहीं है। दहेज पहले हूँ चला हले, पहले लड़का दे हले, देखे ना अभी दिखावी तो पहले ही समझो। तो ब्रह्म विवाह तो आजकल नहीं कर सकते। एकाध कहीं गिना चुना हो जाए अपवाद में तो उसके लिए हम गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन देखने में आप को देखें तो ब्रह्म विवाह नहीं है। ठीक, तो ये सबसे उत्तम था, समझ गए। उसके बाद है दैव विवाह। दैव विवाह में क्या होता है, पिता अपनी कन्या यानी बेटी को पूरा सजा धजा के, अब पहले जो यज्ञ कराने आता था ना पंडित कुमार ब्रह्मचर्य, उसी को वो दान के रूप में दे देता था, उसी से उसका विवाह करवा देता था। तो इस विवाह को हम लोग कहते थे दैव विवाह। आजकल ये विवाह भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, ये दोनों खराब कैसे, बढ़िया पढ़ल लिखल आदमी तोरा मिल गेल आज कैसे, चाहे लड़का कुछो रहे, कौची हो के चाहिए बस एक के चीज कहा जे मियाँ, हाँ ना नौकरी सरकारी। तू कैसनो रह, पिलुआल रह, शराबी रह, भंगेड़ी रह, कुछ रह, तो अभी सरकारी नौकरी है तो तू चमकई थे हीरा नहीं। भले तू सरकारी नौकरी में ग्रुप डी में नौकरी करा है, रेल के पटरी के किनारे तू घास नो चाहे, उससे लेना देना नहीं है, सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी वाला कहेगी तो 30 लाख से कम न करबे तो गम न, 4 चक्का तो बिना कहले दे पड़तो। ये आजकल हमारे समाज में चल रहा है जो कि बहुत ही गलत है। तो सरकारी नौकरी है लई सरकारी रहती तो ना। इधर देखो, समझ गई, हम इस सब के विरोधी हैं, हम नहीं मानते हैं। अब घर के जो बड़े लोग हैं वो लोग जो भी अपना डिसाइड करें, हम कभी अपन बहन लाना कहें कि एकदम सरकारी नौकरी। हम बोले हैं अच्छा आचरण वाला लड़का ढूंढिए, परिवार कैसे चलाना है उसको पता है। ठीक, हमको विवाह करना है, परिवार हमको चलाना है, तो हमको ना पता है कि हमारा परिवार कैसे चलाना है। सरकारी नौकरी रहेगा तो चलाएंगे, ना रहेगा तो ना चलाएंगे। अब मान लीजिए ब्याह के बाद वो नौकरी खत्म हो गया, निकाल दिया नौकरी से, तब तो ना चलती होगा परिवार, तब कैसे कर पा। हाँ इधर देखो, आगे देखिए, तो लड़का के भले नौकरी है लेकिन वो नौकरी वोकरी करने वाले हैं नहीं, वो करेंगे बिजनेस, और बिजनेस करने वाले हैं तो हमको पसंद है। वो हम मिले तो बोले कि हम जॉब उब नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे कि बांध के रखता है। कल एकदम सही बात कर रहे हैं, चलिए दिल मिल रहा है
कि बांध लेता है कि यही करना है तो यही करना है। ठीक, सही में नौकरी बांध लेता है। अभी मान लो हमको जाना होगा नौबतपुर, तो हम कहेंगे मैया ना प्रभु जाई थुक हमारा काम है। अगर हम किसी के नीचे काम करेंगे तो लीव लगाना पड़ेगा, सर जाए सर काहे ला हो सर ऐसे ऐसे बात देखो ना 1 घंटा खींच लो। लेकिन अभी यहाँ पे हम अपनी मर्जी के हैं। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है वो मेरी जिम्मेवारी, तुम्हारा रिजल्ट भी देना और पढ़ाने सब मेरे कंट्रोल में है। हम अपने मर्जी से चल रहे हैं। कल नहीं मन था चल गए, हमको नहीं आने का मन था, हमको काम था, अपन काम में चले गए। आज तूने का पढ़ाना है भूगोल, लेकिन हम पढ़ाएंगे राजनीति। कॉपी लिखाए हमको पढ़ाना है, लिखवाना थोड़े है, पढ़ाना है। वो इसलिए कि हम इधर डिस्टर्ब रह रहे हैं थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग को लेकर के, तो सब कुछ लिखा नहीं पा रहा है। तो देखे कि 2 दिन ही पढ़ा देते हैं, अगला दिन तो क्यों कर पा रहे हैं? हम किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर किसी के और सामने होते तो उसको 2 दिन पहले हमको बताना पड़ता है, रूटीन सेट करवाना पड़ता है। कहता सर जी आप क्लास डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बांध लेता है। अच्छा विचार वाला ढूंढिए जो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे, वैसा होना चाहिए। बाकी जीवन यापन कैसे करना है, आजकल के लोग समझदार हो गया है, पढ़ा लिखा हो समझदार हो कर लेगा, समझ गए। अब देखिए आर्ट्स विवाह का होता था, इस विवाह में हाँ आर्ट्स विवाह ना, साइंस विवाह ना, आर्ट्स विवाह। इसमें वर माने दुल्हा लड़की के पिता को एगो बैल दे देगा, चाहे एगो गाय दे देगा, अब बदले में वो लड़की से बियाह कर लेगा। माने तूने ले दे के एगो बैल आ गाय भले ठीक आए, तो दहेज न मिला लो बैल आ गाय। ठीक, तो एक बैल या गाय दे करके जब लड़की से विवाह किया जाता था तो उसको क्या कहते हैं? आर्ष विवाह। एक है प्रजापत्य विवाह, जब कन्या का पिता वधू को वर को सौंप कर उसका सम्मान करता है। वधू माने समझती है लड़की, दुल्हन को दुल्हा के सौंप देता है, सौंप के उसका सम्मान करता है। दोनों के एक साथ रह के अपने जीवन यापन करना है, एक दूसरे को समझ जो आजकल विवाह होते रहता है के मंडपा में हुआ है स्वीकार करते हैं। तो इस तरह के जब चीज किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रजापत्य विवाह कहते हैं। और ये सभी अभी रुके ना, कोची कोची हुई देखिए ना, आप फिर चुनिए तो कौन लहित हो। ये सभी मान्य विवाह थे, पूरे विधि विधान सहित होते थे, धर्मशास्त्रों के अनुसार होते थे और समाज में धर्मशास्त्रों में इसकी मान्यता थी। इसमें से जितने भी विवाह हैं इसमें माता पिता सगा संबंधी सब सहमत होते थे, उनकी सहमति से होती थी, समझ गई। अभी आ रहे हैं ऊपर पर, ये क्या है? क्या आज लव मैरिज मान्य है? नहीं, तो पहले और मान्य रहता। नहीं होता है कोई अब देखे ना लव मैरिज दिखावा आवे दे। अब आइए मैया पचमा, जिसको माना नहीं जाता था, आसुर विवाह। इसमें क्या होता था कि विवाह में वर जो है यानी दुल्हा अपनी क्षमता अनुसार लड़की के पिता को धन देता था और लड़की से ब्याह कर लेता था, यानी कि लड़की को खरीदता था। अब लड़की खरीद के विवाह करना क्या ये मान्य है? आज भी क्या हमारे समाज में इसको मान्यता है? रख लेता है, रख ले वो अलग बात है, लेकिन गांव में लोग उसका खिल्ली उड़ाता है। अगर हम जाएं कहूँ से पैसा पर दे के ब्याह करके लिए आए तो पीछे में आगे बोले चाहे ना बोले, पीछे में 50 गाली हमको देगा ही देगा। तो आज भी ये मान्य नहीं है, ये अमान्य विवाह। उसके बाद छठा है गंधर्व विवाह, यही है तो लव मैरिज। लव मैरिज के कीड़ा काटी थलू सके। अब इस प्रकार के विवाह में वर वधु के माता पिता या स्वजनों के लिए कोई स्थान नहीं था। एक तरह से क्या था? प्रेम विवाह। लड़का लड़की के मन हो गल विवाह होत बा। मन कब होता है? जब वो वासना में वशीभूत हो जाता है, उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है कि हमरा यह चाहिए तो यह चाहिए। जब उसका शरीर उसकी खूबसूरती उसको पसंद आ जाता है तो कहता है कि बियाह करो तो एकरे से न तो हम मर जाबो। माँ बाप की इच्छा हो या न हो, तो इसमें माँ बाप का कोई स्थान नहीं होता है। बस लड़का लड़की अपनी स्वेच्छा से विवाह कर लेता था। और इस तरह के विवाह क्षत्रियों में मान्य था। कोनो का से मुंह लगावे जाए रजवा से, ठीक। जैसे देखो अब इसमें सबको ऐसे ही मत मान लेना, इसमें एक चीज और था। इसी में एक और विवाह था मैया, स्वयंवर। लेकिन स्वयंवर में
और प्रेम विवाह में थोड़ा सा अंतर है। स्वयंवर में क्या होता था कि पिता के माता की इच्छा होती थी, वो एक शर्त रखता था, वो कहता था जो भी ये शर्त पूरा करेगा उससे हम अपनी पुत्री की विवाह करवा देंगे। जैसे राम जी के विवाह हुआ, जैसे द्रौपदी की विवाह हुई, तो वो क्या था, स्वयंवर वाला था। इसी में आता था एक प्रेम विवाह, जेकरा में माए बाप की इच्छा नहीं है, अपने मन से कर लिया। ठीक समझी? हाँ ई वाला है। हाँ ई कहाँ हुआ है, स्वयंवर कहाँ हुआ है? नहीं मतलब कि सुनने हैं ढेर जगह कहाँ है कि देखिए मतलब अरे देखिए आपको शादी करना है। हाँ तब 20-25 गो लड़की फोटो अब है कि जोन पसंद ओकरे से कर। हाँ मम्मी से कह रहे हैं, पापा से कह रहे हैं, फैमिली से नहीं होता है। हाँ लव रेंज है ना। तो देखो प्रेम विवाह इसमें आता है और एक स्वयंवर वाला आता है। ठीक, ये कुलीन लोगों में ही होता था और इसी का एक रूप स्वयंवर तुमको बता दिया। जैसे रामायण में सीता के राम से विवाह स्वयंवर द्वारा हुआ है, उसको आप इसमें ना रखें। ठीक, द्रौपदी का जो विवाह हुआ है वो महाभारत में कैसे है, स्वयंवर वाला है माता पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं है, उसमें माता पिता की सहमति थी। माता पिता ने शर्त रखा, पिता ने, क्योंकि समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था, तो पिता ने शर्त रखा, जिस व्यक्ति ने पूरा किया उससे उसकी विवाह हुई। ये है राक्षस विवाह। यही सब करनी को तो अपना दिन है। हाँ अब ये सब विवाह होता है, राक्षस है, पैसाच हई होता है। अब हई बता रहे हैं कैसे होता है। अब यहाँ पहले देख, इस प्रकार के विवाह में कन्या के संबंधियों को युद्ध में पराजित किया जाता था कि गोली चले चाहे बम तो ही बनबा हमर बलम ना, सुनिएगा ना हैं? तो वही बात है हाँ कि धारा धारा गोली चलते ले जो टांग के, तो वो सब किस में आता है? आप भले मुंह छींट के करें लेकिन आप राक्षस विवाह करें, ऐसे तो विवाह राक्षस करता है। ऐसा विवाह हुआ है। युधिष्ठिर के दूसरा भाई के नाम है भीम, और जब वनवास में गए हुए थे लोग तो भीम ने एक राक्षसी से विवाह किया थे, उसका नाम था हिडिंबा। तो हिडिंबा ने पहले उसके भाई से युद्ध किए थे, मल्ल युद्ध मार के उसको हराए और हरा करके उसकी बहन से विवाह कर लिए थे। हाँ ये विवाह मान्य नहीं था, लेकिन क्षत्रिय कुल के है, अपन मान्य दे दिया। युधिष्ठिर कहा कि सही है, ठीक विवाह है। उसी से एक पुत्र हुआ था घटोत्कच, महाभारत में वो लड़ा भी था घटोत्कच, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या किया जाता था, युद्ध में आप लड़की के घर वाला को पराजित कीजिए या लड़की के बलपूर्वक अपहरण कर लीजिए और उससे विवाह कर लीजिए किडनैप करके, तो ये होता है राक्षस विवाह। या ऐसे विवाह को क्षत्रिय कुल में मान्यता दिया गया, नहीं तो इसकी मान्यता नहीं थी। ठीक, महाभारत में भी भीम और हिडिंबा का विवाह इसी प्रकार से हुआ था। तब पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि हिडिंबा किसकी पत्नी थी, भीम की थी या भीम की पत्नी कौन थी, तो हिडिंबा थी। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये सबसे घटिया विवाह, यह अंतिम है, पैशाच विवाह। इसमें क्या होता है कि इसमें जो लड़का होता है वो लड़की जब सोई हुई हो या असावधान में हो या उसको नशा करा करके जैसे करके पहले उससे वो बनाएगा शारीरिक संबंध, जिसको आजकल हम लोग बलात्कार रेप के नाम से जानते हैं। ठीक, वैसा संबंध बनाएगा और उसके बाद उससे विवाह करेगा। तो इसको माना गया है सबसे घटिया विवाह। ये है तुम्हारा पैशाच विवाह। और आजकल के ये दोनों विवाह तुमको भर भर के मिलेगा, खास करके ये वाला विवाह चल रहा है चल रहा है। वो नाम है तुमको प्रजापत्य गंधर्व, शुरू होता है गंधर्व से में चल जाता है प्रजापत्य, लेकिन बीच में तो पूरा ही कांड हो ही मैया जाना कुछ ही। पैशाच विवाह तो सब पहले ही कर लिया है, विवाह से पहले ही। ठीक, तो आजकल के जो विवाह है, क्योंकि हम लोग संस्कारी हो गए हैं, हम लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, हम लोग सीख गए हैं, वी आर वेस्टर्न, इंग्लिश में बात करते हैं। ठीक, तो ये जिस इंग्लिश की आप बात करते हैं, इसीलिए तो गांधी जी कर रहे थे कि हमनी के वो नहीं सीखना है, पैशाच विवाह है वो। ठीक, नशा कौन करता है आजकल? देखो हमनी के समाज में लड़का लड़की सब पी के बार में धूते हैं। अब सोचो नशे के हालत में वो दोनों काका कर सकता है, तो पैसाचे विवाह न हुआ जी। बाद में वो विवाह करेगा तो विवाह तो पैसाचे वाला हुआ, तुमको भ्रम विवाह तो होना नहीं है, कोई शुभ अनुपालन होगा नहीं। ठीक, समझ गए? तो ये हो गया।
बौधायान हो चाहे मनुस्मृति हो, इन सब विवाहों को एकदम सबसे घटिया और अमान्य बनाया गया है और कहा गया कि ऐसा विवाह वैश्यों और शूद्रों में होता था, ऊपर कास्ट के नहीं करते थे। करते भी होंगे तो वो ऊपर कास्ट के अपन जो लिखेंगे वही ना रहेगा। ठीक, तो ये था तुमको 8 प्रकार के विवाह। इसमें कोई डाउट विवाह में? नहीं सर। तो कौन विवाह करबे सर? गंधर्व विवाह, ना प्रजापति, प्रजापति के विवाह करबा हे माने बियाह करबे। आपके कौन कौन तो अंगुरी उठाई थल कि हमारा न मन करा है प्रजापति चुनियो ले पहले तो समझी। तो ये हो गया विवाह। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महिलाओं की समाज में क्या स्थिति थी। समझ में आया मियाँ? कल हम लोग महिलाओं की स्थिति पढ़ेंगे। ये तो बियाह के पहले लड़की के तनी मुनी पढ़ ले लो, अब बियाह के बाद लड़की जोड़े का हुआ है ऊ पढ़िया। ठीक, सीखिए।